नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। मित्रों, प्राचीन भारत के इतिहास की जो हम शीर्षक लेते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें आज का अपना जो शीर्षक रहेगा वो पुष्यभूति वंश है। तो इससे पहले हम गुप्त काल तक पढ़ चुके हैं, जिसमें गुप्त काल के राजवंश, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी स्थापत्य कला, उस काल में जो विद्वान हुए उसके बारे में। तो गुप्त काल के पश्चात जो 550 ईस्वी के लगभग गुप्त वंश साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। उसके उपरांत भारत में अनेक जो छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है, जिसमें हम लेंगे तो वल्लभी के मैत्रक ले सकते हैं, मालवा का यशोधर्मन वंश है, मगध के उत्तरगुप्त है, तथा जैसे कन्नौज के मोखरी है। ये अनेक छोटे मोटे राज्य हुआ है, ठीक है। ये इनका उदय हुआ। ये राज्य क्या है, लगभग निर्बल थे, ठीक है, अपेक्षाकृत। तो कभी कभी इनको अपने जैसे आपस में युद्ध करते थे तो अपने इनको गौरव को दिखाने का मौका मिलता था। जो इन परिस्थितियों में तो एक जो नया वंश जो ताकतवर उभर के सामने आया, वो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश उभर के आया। थानेश्वर जो है वो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ इस वंश का उत्थान माना जाता है, ठीक है। और इस पुष्यभूति वंश का जो सबसे प्रतापी जो सम्राट माना जाता है वो हर्षवर्धन माना जाता है, ठीक है, जिसने उत्तरी भारत के विशाल भूभाग को अपने अंतर्गत संगठित किया था, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश के बारे में जो जानकारी के स्रोत हमें मिलते हैं तो वो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, और जैसे कोई नाटक है हर्षवर्धन जो एक महान विद्वान हुआ इसका शासक के साथ, उसके द्वारा नाटक है, तथा कोई ताम्रपत्र लेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति लेख है। इनसे हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आज हम पुष्यभूति वंश को पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश के जो प्रारंभिक शासक मिलते हैं वो माना जाता है, जैसे ये गुप्त वंश में श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, वैसे ये पुष्यभूति वंश में भी जो प्रारंभ के राजा रहते हैं सब नरवर्धन, राज्यवर्धन तथा आदित्यवर्धन, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी, जिसके कारण इन जो है राजाओं को ये प्रतीत होता है कि ये स्वतंत्र शासक न होकर किसी अन्य सत्ता के अधीन थे। तो जो इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है इस वंश का, वो प्रभाकर वर्धन माना जाता है, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रतापी शासक भी माना जाता है, ठीक है। और इसे हर्षचरित्र में क्या प्रतापशिला भी कहा गया है, ठीक है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, और ये प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसने इसके अलावा पट्टम परम भट्टा रक तथा महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। इसकी जानकारी जो बाणभट्ट का हर्षचरित्र है उससे हमें मिलती है, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के 3 जैसे 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, ठीक है। उनमें प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन है वो शासक बना, ठीक है, जो 605 ईस्वी के लगभग शासक बना, ठीक है। राज्यवर्धन जब शासक बना, अपने अंतिम काल में प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री की जो शादी है वो कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ कर दी थी, ठीक है। गृहवर्मन, जैसे मैंने आपको बताया था, कन्नौज में मोखरी वंश जब गुप्त वंश के पतन के बाद भी अपने उत्पन्न हुए, उनमें जो मोखरी वंश भी कन्नौज में उदय हुआ, मोखरी वंश का भी, ये भी उस समय का प्रतापी शासक था। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री की जो शादी है वो गृहवर्मन के साथ में की थी, तथा जो राजा है वो हर्षवर्धन का बड़ा भैया राज्यवर्धन है वो पुष्यभूति वंश का थानेश्वर का शासक बना, ठीक है। इसी समय हम देखते हैं कि जो बंगाल का शासक है वो शशांक था, और इधर मालवा का शासक देवगुप्त था। इन्होंने क्या किया, ये गृहवर्मन, कन्नौज के शासक गृहवर्मन की हत्या कर दी, ठीक है। कन्नौज के शासक गृहवर्मन की हत्या करके राज्यश्री को इन्होंने कैद कर लिया, ठीक है। उस समय राज्यवर्धन कहीं और अपने
विजय अभियान की तरफ जा रखा था। फिर इनको पता चलता है कि इनके बहनोई गृहवर्मन की हत्या कर दी है। इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन है वो कन्नौज की तरफ आता है। कन्नौज की तरफ आने पे राज्यवर्धन देवगुप्त को तो मार देता है, लेकिन शशांक धोखे से अपनी कूटनीति से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है, ये बात है लगभग 606 ईस्वी की। ठीक है, तो शशांक की इसकी राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बनता है। ठीक है, ये 606 ईस्वी में शासक बनने पे ही हर्षवर्धन है वो हर्ष संवत की शुरुआत करती है, हर्ष संवत को प्रारंभ करता है। हर्ष के शासक बनने के बाद उसके सामने दो प्रमुख कठिनाइयां थी। एक तो उसकी बहन राजश्री को ढूंढना, ठीक है, तथा जो कन्नौज राज्य था गृहवर्मन का उसको वापिस खड़ा करना जो शशांक के अधीन में था। ठीक है, हर्ष ने शासक बनने के बाद प्रथम अभियान अपनी बहन राजश्री को खोजना तथा कन्नौज का छुड़ाने के लिए ही अपनाया। ठीक है, तो शशांक जो था, शशांक कन्नौज को जीत के किसी गुप्त नामक व्यक्ति को वहाँ अपने अधीन सामंत बना के वापिस वहाँ चला जाता है। हर्ष अपने उस अभियान में जब अपनी बहन को ढूंढने जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो राजश्री है वो अपने यहाँ कन्नौज के कारागार से निकलकर सती होने जा ही रही थी। उसी दिन जो ये हर्ष का ममेरे भाई एक नाम मिलता है भंडी या मंडी है, वो एक बौद्ध भिक्षु उसका बारे में बताता है जिसका नाम दिवाकर वर्मन मिलता है। ठीक है, दिवाकर मित्र के पास भेजता है जहाँ से हर्ष को अपनी बहन के बारे में जानकारी मिलती है कि वो विंध्याचल पर्वतों की ओर चली गई है। ठीक है, तब हर्ष है वो अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है। तब वो उसी दिन पहुंचता है जिस दिन जो राजश्री है वो सती होने जा रही होती है। ठीक है, तो उस तरह से वो अपनी बहन को बचा लेता है। उसके पश्चात जो शशांक है वो इस अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा वो अपना यानी हर्ष की अधीनता स्वतः ही स्वीकार कर लेता है तथा जो कन्नौज का राज्य है वो हर्ष को दे देता है। ठीक है, तो हर्ष और शशांक के युद्ध का कहीं वर्णन नहीं मिलता है लगभग, तो कन्नौज पे हर्ष का अधिकार हो जाता है और उसके बाद हर्ष है जो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, और हर्ष तो कालांतर में पता चलता है उसने बौद्ध धर्म अपनाया था और महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, और हर्ष ने उसके पश्चात लगभग पूरे भारत को विजित किया था। ठीक है, और शशांक की मृत्यु के बाद उसने माना जाता है बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, जो शशांक है वो शिव का कट्टर भक्त था। शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काटकर गंगा नदी में फेंक दिया था। ठीक है, उसने बौद्धों का दमन किया था। ठीक है, और जैसे हमें पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है तो उससे ये भी जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन का जो है दक्षिणी अभियान को रोका था। ठीक है, एहोल अभिलेख की जो रचना है वो रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, उसने लिखा था। ठीक है, और उसमें ही जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी के किनारे पे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। ठीक है, और उसमें भी जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले जो हर्ष है वो शिव का भक्त था। अशोक की भांति हर्ष ने भी धम्म यात्राएं की। ठीक है, और इस धम्म यात्रा के समय लोगों की प्रशासनिक समस्याओं की सुनवाई भी करता था। ठीक है, जो वर्तमान में प्रशासन गांवों के संघ है उसके समान ही वो कहा जाता था। जो अशोक की धम्म यात्राएं थी वो प्रशासन गांवों के संघ के समान उस समय यानी उस पर आधारित है प्रशासन गांवों के संघ, और जो ये हर्ष की है जो उस समय धम्म यात्राएं वो प्रशासन गांवों के संघ यानी समान ही थी। ठीक है, हर्ष के समय में जो चीनी यात्री हैंसांग है वो भारत आता है 629 ईस्वी में। ठीक है, हर्ष ने हैंसोंग को राज्य की संरक्षण दिया था और हैंसोंग ने हर्ष का नाम शिलादित्य लिखा है। जो उसने अपनी रचना है सीयू की उसमें इसका नाम शिलादित्य रखा है। ठीक है,
और जो इसने हैंसोंग ने अपनी रचना शियू की वो वापस चीन जाने के बाद लिखी थी, जो उसकी आत्मकथा है। ठीक है, और इसमें जो हैंसोंग है हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है। ठीक है, और हैंसोंग मध्य एशिया होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया था और स्थल मार्ग से ही इसी रास्ते से वापस चीन गया। ठीक है, तो मित्रों हैंसोंग स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से ही गया, जबकि जो फाहयान है वो स्थल मार्ग से आया था लेकिन गया वो समुद्री मार्ग से था। ठीक है, और हैंसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन दोनों कार्य किए थे। ठीक है मित्रों, और उसने पाटलिपुत्र की भी यात्रा की थी। पाटलिपुत्र का वर्णन उसने एक उजड़े हुए गांव की तरह किया था। ठीक है, जो हैंसोंग की रचना है उसकी आत्मकथा शियू की, उस शियू की में हर्ष के समय की काफ़ी चीज़ों के बारे में यानी जानकारी मिलती है। जो मुख्य स्रोत माने जाते हैं वो हैंसोंग की शियू की को भी माना जाता है, जिसमें उसने वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। ठीक है, राजाओं की जाति क्षत्रिय बताई थी उसने, वैश्य शूद्रों को मुख्य उत्पादनकर्ता के रूप में बताया है। ठीक है, और ऐसा भी बताया कि सिंध, सौराष्ट्र, मालवा में शूद्र शासकों का शासन था। ठीक है, उसने चांडालों का भी वर्णन किया है जिन्हें नगर से बाहर रखा जाता था। ठीक है, और उसने लिखा है कि उत्तर भारत के अधिकांश लोग ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और उसने दक्षिण भारत की भी यात्रा की थी, और दक्षिणी भारत में उसने पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन प्रथम था तथा जो चालुक्य शासक पुलकेशिन था उसका भी उल्लेख किया है। हर्ष ने अपनी आत्मकथा हैंसोंग ने अपनी आत्मकथा में हर्ष व पुलकेशिन के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन भी किया है। ठीक है, और इसमें उसने ये भी लिखा है कि इस युद्ध में हर्ष है जो सफल नहीं हो सका था। ठीक है मित्रों, हैंसोंग भारत में जब आया रहा जितने रहा उसमें उसको 2 बार लूट भी लिया गया, लेकिन फिर भी वो हर्ष के शासन की व्यवस्था की जो प्रशंसा करता है। ठीक है, हर्ष ने एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन भी करवाया था जिसकी अध्यक्षता हैंसोंग ने की थी, और ये जो आयोजन है वो कन्नौज में करवाया गया था। ठीक है, हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में एक बार प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। ठीक है, जिस समय हैंसोंग भारत आया था उस समय 6ठी महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें हैंसोंग ने भी भाग लिया था। ठीक है मित्रों, और ऐसी किंवदंती भी की है कि जो हर्ष है इस महामोक्ष परिषद के समय अपना जो है सारा खजाना दान में भी दे देता है। एक हैंसोंग की जो है राजस्थान के संदर्भ में बात है कि वो राजस्थान में भीनमाल में रुका था, तो उसने भीनमाल का जो उल्लेख है वो पीलू मोलो के रूप में किया है। जो भीनमाल का उल्लेख हमें राजस्थान के इतिहास में भी कहीं कहीं मिलता है, वो पीलू मोलो जो भीनमाल को पीलू मोलो के रूप में उसका उल्लेख करता है। ठीक है, उसने लिखा है कि हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांवों का अनुदान दिया था। ठीक है, और हैंसोंग को ही दूसरा शाक्य मुनि कहा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, उनकी उपाधि थी, तो हैंसोंग को दूसरा शाक्य मुनि कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक है, और एक विद्वान हुए वी ली ने हैंसोंग की जीवनी लिखी है। ठीक है, हर्षवर्धन विद्वान शासक भी था, उसके ने जो है 3 नाटकों की रचना की। ठीक है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन ने लिखी। और इसके दरबार में जो महान विद्वान हुआ बाण भट्ट। ठीक है, तो वो तो आप सबको पता ही है, उसकी 2 पुस्तकें हर्ष चरित्र तथा कादम्बरी बाण भट्ट की है, तो जो गद्य का महान लेखक था। ठीक है, हैंसोंग भी लिखता है कि भारत में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में था। ठीक है, और जो अन्य विद्वान उसके साथ जो हर्ष के समय थे वो थे मयूर, जिनकी रचना सूर्य शतक है। ठीक है, हर्ष का जो शासन काल है वो लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, और हर्षवर्धन ने चीन के राजा के पास दूत मंडल भेजा था तथा चीन के राजा के 2 दूत मंडल हर्ष के दरबार में भी आए थे। ठीक है मित्रों, और इतिहास में महान शासक तो बहुत हुए हैं, लेकिन उनको जो महानतम बनाने का काम है वो उस समय के जो इतिहासकार माने जाए, उस समय के जो विद्वान है वो करते हैं। वो वही हर्ष उस समय का महान शासक था, लेकिन इसको महानतम बनाने का कार्य वो हैंसोंग तथा बाण भट्ट ने किया। ठीक है मित्रों, कुछ इसको जैसे इतिहासकार मानते भी नहीं है कि जितना वो महान था उतना महान नहीं था जिसको हैंसोंग तथा बाण भट्ट ने उतना जिसको इतना महान बता रखा है, उतना महान नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं में उसको महानतम शासक बना दिया।
और कई इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं कि हैंसोंग तथा जो बाणभट्ट है, ये जो इनका रवैया था हर्ष चरित्र के प्रति, वो एकदम राजा के प्रति पूरी उन्हीं का यशोगान करना है, तो भेदभाव गुण भी मानते हैं। ठीक, हैंसोंग है और हर्ष दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हर्ष ने हैंसोंग को राजकीय संरक्षण दिया, इसलिए उसने हर्ष का प्रशंसापूर्ण वर्णन किया, ऐसा माना जाता है, जो इनका बातों का खंडन करता है। और दूसरा जैसे बाणभट्ट का कोई अगर माना जाए तो जैसे वो हर्ष का राज दरबारी कवि था, इसलिए उसने उसके दरबार में यानी हर्ष की प्रशंसा करना स्वाभाविक बात है, ये माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर माना जाए, इन बातों का अगर खंडन किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि जैसे हर्ष की जो अन्य स्रोत मिले हैं उसकी महानता के, जिसमें आर्य मंजूश्री जो मूल कला है, इसमें हर्ष को महान शासक बताया गया है। इनके अलावा जो एहोल अभिलेख है जो रवि कीर्ति ने लिखा, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था, उसने उत्तरी भारत का जो महान विजेता हर्ष को बता रखा है। इसी प्रकार मधुबनी और वंशखेड़ा से हर्ष के जो बारे में जानकारी मिलती है। वंशखेड़ा और जो मधुबनी है अभिलेख है, और वंशखेड़ा ताम्रपत्र भी है। ठीक है, और जो बिट्टोर यूपी में है, वहां से हर्ष की मुहर भी मिली। इनके बारे में हर्ष की महानता के बारे में जानकारी मिलती है। एक ये भी जो इतिहासकार जो इनको महानतम शासक नहीं मानते, उनका खंडन करने के लिए है कि जैसे हैंसोंग ने जो अपनी आत्मकथा है वो सीयू की, वो चीन जाने के बाद लिखी। तो जो चीन गया उसके बाद उसके ऊपर हर्ष का कोई दबाव नहीं था, फिर भी उसने हर्ष को महानतम शासक बताया। ठीक है, तो इस प्रकार जो पुष्यभूति वंश है उसकी जानकारी हमें निम्न जो जितने अपने जानकारी की प्राप्त की उनसे मिलती है, जिसमें से हम अगर जानकारी लेना चाहें तो सर्वप्रथम हैंसोंग की जो जीवनी है आत्मकथा सीयू की, उसके पश्चात बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र कादम्बरी से मिलती है। आर्य मंजूश्री मूल कला से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। मधुबनी तथा वंश खेड़ा के अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वंशखेड़ा ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। तथा बिट्टोर से जो मुहरें मिली है उसके बारे में, उसमें उनसे भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है मित्रों, तो हर्षवर्धन है वो उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है तथा महानतम शासक माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये था पुष्यभूति वंश, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। इनके समय जो हैंसोंग आया उसने क्या क्या किया, उन्होंने वो हैंसोंग अपने बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था नालंदा में, तो उसने शिक्षा ग्रहण की तथा अध्यापन भी किया। ठीक है, और कई इसके बारे में जैसे इनके बारे में जानकारी कम मिलती है कि जो इसने हर्षवर्धन था, इसने कई युद्ध किए। ठीक है, जिनके बारे में जानकारी कम मिलती है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के जो सैन्य अभियान है उनके बारे में जानकारी बहुत कम है, जिसमें हर्षवर्धन पूर्वी अभियान करता है। ठीक है, जो अपनी बहन राजश्री को ढूंढता है, वल्लभी से युद्ध करता है, सिंध पर आक्रमण करता है, पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध करता है। ठीक है, हर्ष का नेपाल के साथ संघर्ष होता है, हर्ष का कश्मीर के साथ संघर्ष होता है, तथा इनके बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। तो हर्ष के बारे में जो मुख्य माना जाता है उसके जो महामोक्ष परिषद का गठन करना, बौद्ध धर्म अपनाना, महायान, इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए उसको महानतम शासक माना जाता है। ठीक है मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।